प्यारे मित्रों, आज हम लोग पढ़ेंगे जेएफई फुलर के बारे में। ठीक है, अगला अध्याय है आपका, शायद संभवतः आपकी अगली यूनिट भी है। तो इसमें हम पढ़ेंगे जेएफई फुलर यंत्रीकरण युद्ध कला पर विचार। ठीक है, चलिए इनका सबसे पहले हम परिचय जान लेते हैं। परिचय: जन्म इनका 1878 में चिचेस्टर, इंग्लैंड का एक स्थान है चिचेस्टर, वहीं पर इनका जन्म हुआ था। 1886 में अपने माता पिता के साथ स्कॉटलैंड आ गए। 1889 को शिक्षा पूरी करने के लिए पुनः इंग्लैंड गए और 1897 में ब्रिटेन में सैंडहर्स्ट की परीक्षा, वही मित्रों अधिकारी बनने की परीक्षा है जो आप लोग सेकेंड सेमेस्टर में पढ़ चुके हैं, खास करके उसमें जो भारत से जो सैनिक अधिकारी बनने के लिए जाते थे उन्हें सैंडहर्स्ट में भेजा जाता था। वहां से वो अधिकारी प्रशिक्षण प्राप्त करके आते थे तो भारतीय सेना में अधिकारी बनाया जाता था। ठीक है, ब्रिटेन में सैंडहर्स्ट की परीक्षा उत्तीर्ण की और ऑक्सफोर्ड के लाइट इन्फेंट्री की पहली बटालियन में बटालियन कमांडर अर्थात कर्नल के पद पर नियुक्त हो गए। फुलर ने दक्षिण अफ्रीका के बोअर युद्ध में भाग लिया और इस युद्ध में गतिशीलता के सिद्धांत से प्रभावित हुए। 1903 में इन्हें अपनी बटालियन के साथ भारत में नियुक्त किया गया, लेकिन अस्वस्थता के कारण 1906 में पुनः ब्रिटेन वापस चले गए। प्रथम विश्व युद्ध के समय इनकी नियुक्ति फ्रांस में स्टाफ ऑफिसर के रूप में हो गई। प्रथम विश्व युद्ध के दौरान 1916 में फुलर को टैंक कोर का चीफ ऑफ स्टाफ बना दिया गया। इसी पद पर कार्य करते हुए उन्होंने यंत्रीकृत युद्ध के महत्व को समझा, लेकिन दुर्भाग्य था कि वे अपने कार्यकाल में अपने विचारों को कार्य रूप में परिणत नहीं कर पाए। कहने का मतलब यही है कि सिद्धांत तो इन्होंने बना दिया, लेकिन इन्हें जो है अपने सिद्धांतों का ही युद्ध में प्रयोग करने का कोई मौका नहीं मिला। 1903 में फुलर की नियुक्ति मेजर जनरल के पद पर हो गई। 1933 में उन्होंने सैनिक जीवन से अवकाश ग्रहण कर लिया। 1940 तक उन्होंने युद्ध की संक्रिया पर 28 पुस्तकों का प्रकाशन कराया, यानी 33 में रिटायरमेंट ले लिए तो 7 वर्षों तक इन्होंने 28 पुस्तकें लिखी और उसको प्रकाशित कराई युद्ध की संक्रिया पर। वर्ष 1939 में फुलर का नाम CIGF के लिए मनोनीत किया गया। CIGF ये कोई पारितोषिक होगा मित्रों वहां का, बहुत ज्यादा हम नहीं बता पाएंगे इसके बारे में, या इसका फुल नाम अभी मिला नहीं हमें। चलिए ठीक है, लेकिन राजनीतिक विरोध के कारण निरस्त हो गया। फुलर को अपरंपरागत सैनिक की संज्ञा दी जाती है। इनकी जो प्रमुख पुस्तकें हैं वो इस प्रकार हैं। फुलर की कुछ प्रमुख पुस्तकें: आर्मामेंट एंड हिस्ट्री, कंडक्ट ऑफ वॉर, हिस्ट्री ऑफ सेकेंड वर्ल्ड वॉर, डिफीसिव बैटल्स ऑफ द वेस्टर्न वर्ल्ड, टैक्स इन ग्रेट वॉर, इन फ्यूचर ऑफ वॉरफेयर, फाउंडेशन ऑफ साइंस ऑफ वॉर। तो मित्रों ये था फुलर का परिचय, जो कि संक्षिप्त में था। हालांकि परिचय कभी नहीं पूछा जाता, इसमें से बहुत पूछा जाएगा। ऑब्जेक्टिव प्रश्न में आपसे जो है ये पुस्तकों के नाम पूछे जा सकते हैं, और कुछ इसमें ऐसी चीजें हैं जो पूछा जा सकता है। ठीक है, जन्म कहाँ हुआ था, कब हुआ था, ठीक, कब ये भारत आए थे, अपरंपरागत सैनिक की संज्ञा किसको दी जाती है। ठीक है, तो पार्ट में पूछा जा सकता है, वो भी ऑब्जेक्टिव में। बाकी आप ये 4th सेमेस्टर में तो संभव नहीं है कि परिचय के बारे में पूछा जाएगा। तो चलिए अगला है कवचित एवं गतिशील युद्ध कर्म की संकल्पना पर फुलर के विचार। ठीक है, ये है कवचित युद्ध कला के संदर्भ में अनेक सैन्य विचारकों ने अपने विचार व्यक्त किए हैं, लेकिन अधिक प्रसिद्ध फुलर को ही प्राप्त हुई है। फुलर जिन विचारों को अपने सैन्य जीवन में धरातल पर व्यवहार में नहीं ला पाए, उन्हीं विचारों को अपनाकर अनेक सेनापतियों ने युद्धों में सफलता भी प्राप्त की है। कहने का मतलब, इसको हम पहले ही आपको बता चुके हैं कि अपना विचार इन्होंने व्यक्त तो कर दिया, विचार को लिख दिया, अपनी पुस्तकों में इन्होंने प्रकाशित भी करा दिया, लेकिन संभवतः इनको फील्ड वर्क करने का मौका नहीं मिला। अगला नंबर, ये सत्य है कि अपनी परंपरावादी
एवं रूढ़िवादी चिंतन के महत्व के कारण फुलर के विचारों को ब्रिटेन में अधिक महत्व नहीं दिया गया। फुलर के विचार से प्रथम विश्व युद्ध में आई खाई युद्ध के गतिरोध में टैंक को समाप्त कर सकते हैं। अब खाई युद्ध क्या है मित्रों, इसके बारे में भी को थोड़ा सा पार्ट में हम आपको बता दें। खाई युद्ध कभी आपसे पूछा जा सकता है, टैंक वाली युद्ध कला से लिया गया है, क्योंकि प्रथम विश्व युद्ध में खाई या गड्ढे खोदकर, मित्रों पहले होता था ना, जैसे लड़ाई में तोपों को गड्ढे खोदकर आगे जैसे या फिर छुपाव का सहारा लेके जो आक्रमण किया जाता था, तो उसे खाई युद्ध कहते हैं। तो इसको क्या चीज़ है, प्रथम विश्व युद्ध में खाई या गड्ढे खोदकर उसमें अपनी सुरक्षात्मक पोजीशन लेकर आधुनिक मशीन गनों एवं राइफलों का प्रयोग करते हुए शत्रु को निशाने पर रखना, जिससे निकलकर आगे बढ़ना या पीछे हटना संभव नहीं था, इसी को खाई युद्ध कहा जाता है। इसी खाई के अंदर तोपों को भी लगा दिया जाता था। इस खाई युद्ध के गतिरोध को समाप्त करने के लिए एक ऐसे युद्ध यंत्र की जरूरत थी जिसमें निम्न गुण होने चाहिए थे। पहला नंबर, कवच युक्त वाहन। कवच इतना मजबूत होना चाहिए कि राइफल, मशीन गन एवं तोपों की मार का भी उसके ऊपर कोई प्रभाव ना पड़े। गतिशील वाहन, हर प्रकार की भूमि पर चलने की क्षमता उसमें होना चाहिए। हर उबड़ खाबड़, ऊंची नीची, छोटी मोटी पहाड़ियों पर भी, छोटे मोटे दलदलों को भी पार करने की उसमें क्षमता हो। अगला नंबर है, पहाड़ियों में टायर के स्थान पर चैन ट्रैक, क्योंकि टायर राइफलों की मार से सुरक्षित नहीं हो सकते। भाई राइफल लगेगा टायर में, टायर फट जाएगा या पंचर हो जाएगा, सीधी सी बात। कवच, गतिशीलता एवं चलते हुए फायर करने की क्षमता होनी चाहिए, यानी सुरक्षित भी हो, गति भी तेज हो और चलते हुए फायर करने की भी उसकी क्षमता होना चाहिए। यही युद्ध यंत्र टैंकों के रूप में निर्मित किए गए, जिसमें सर्वप्रथम ट्रैक्टर का प्रयोग किया गया और पहिए के स्थान पर चैन ट्रैक का प्रयोग किया गया। इस युद्ध का निर्माण ब्रिटिश प्रधानमंत्री विंस्टन चर्चिल के मस्तिष्क की उपज थी, ये माना जाता है मित्रों, ठीक है। और टैंकों का प्रयोग किस तरह किया जाए, ये फुलर के दिमाग की उपज थी, ठीक है। चलिए अब हम लोग जो है फुलर के विचार से प्रथम विश्व युद्ध में आए खाई युद्ध के टैंक गतिरोध को टैंक ही समाप्त कर सकते थे। अगला है, टैंकों का सर्वप्रथम प्रयोग सोमे के संग्राम में किया गया, लेकिन आशा के अनुरूप सफलता नहीं मिली। ये प्रश्न मित्रों आपसे ऑब्जेक्टिव प्रश्नों में पूछा जा सकता है, पूछा भी जाता है। और टैंकों का सफलतापूर्वक प्रयोग 1917 में कैम्ब्रे, या जिसे कैम्ब्राई कहा जाता है, उसके संग्राम में 1918 के 17 में कैम्ब्रे के संग्राम में और 1918 के अमीन्स के संग्राम में किया गया। यानी 17 और 18 दोनों में टैंकों का सफल प्रयोग किया गया, लेकिन प्रथम प्रयोग जो किया गया सोमे के संग्राम में किया गया, लेकिन बहुत अधिक सफल नहीं हो सका। इसमें आपसे प्रश्न दो प्रकार से पूछ सकते हैं ऑब्जेक्टिव में, कि टैंकों का सर्वप्रथम प्रयोग कहाँ किया गया, या इस तरह भी पूछ सकते हैं कि टैंकों का सर्वप्रथम सफल प्रयोग कहाँ किया गया। अगर प्रयोग पूछेंगे तो सोमे का संग्राम, अगर सफल प्रयोग पूछेंगे तो आपको कैम्ब्रे का संग्राम देना पड़ेगा, एक वर्ष बाद, ठीक है। इन सफलताओं से यह निश्चित हो गया कि भविष्य में टैंक शत्रु के मानसिक और भौतिक शक्ति को नष्ट करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। अगला, युद्ध में टैंकों की भूमिका को स्पष्ट करते हुए फुलर ने अपना विचार व्यक्त किया कि भावी युद्धों में टैंक ही खाई मोर्चे में छिपी हुई गतिशील सेना पर सफल आक्रमण कर सकते हैं। इन्होंने टैंकों को गतिशील दुर्ग की भी संज्ञा दी है। गतिशील दुर्ग का मतलब वही है, दुर्ग का मतलब होता है किला, किले पर हथियारों का कोई विशेष प्रभाव नहीं पड़ता, तो ऐसे टैंकों पर भी राइफलों और जो है छोटे मोटे तोपों का प्रभाव नहीं पड़ता। जबकि टैंकों को तोड़ने के लिए जो है प्रक्षेपास्त्रों और मिसाइलों का प्रयोग किया गया है, या तो फिर उतने मजबूत तोप और उसके गोले हों जो कि टैंकों को जलाकर राख कर दें, जैसे बीर अब्दुल हमीद ने किया था 1965 में पैटर्न टैंकों के विरुद्ध, जिसे अमेरिका ने पाकिस्तान को दिया था, ठीक है। पहले ब्रिटेन में टैंकों को पैदल सेना का एक सहायक अंग के रूप में स्वीकार किया जाता रहा है। यदि उस समय फुलर के विचारों को स्वीकार कर लिया जाता तो घुड़सवार सेना का महत्व समाप्त हो जाता। फुलर का विचार था कि यंत्रीकृत कवचित सेना अर्थात टैंक में घुड़सवार सेना की अपेक्षा कई गुना गतिशीलता व शक्ति होती है। यह घुड़सवार सेना की तुलना में अधिक सुरक्षित व अभेद्य होते हैं, जिनका भेदन ना हो सके। यह यंत्रीकृत कवचित भावी युद्धों में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं।
मित्रों इसमें आपको कुछ समझाना नहीं है, बहुत ही ईजी है। और प्रथम विश्व युद्ध के पश्चात जनरल फुलर तथा लिटिल हार्ट ने टैंकों की मारक क्षमता तथा सामरिकी यदि समरतंत्र में सुधार करके उसे प्रभावपूर्ण बनाया, लेकिन ब्रिटेन में उनके विचार उपेक्षित ही रहे, जबकि जर्मनी तथा सोवियत संघ आदि देशों ने उनके विचारों को विशेष महत्व प्रदान किया। 1922 में जनरल फुलर ने पैदल सेना पर अपना विचार व्यक्त करते हुए कहा कि भविष्य में पैदल सेना दो कार्य करेगी: टैंकों द्वारा विजित प्रदेशों पर अधिकार करेगी, जंगल, पर्वत, दलदली भूमि आदि पर नियंत्रण स्थापित करने का कार्य करेगी। अगला है, फुलर भारी टैंकों की गति एवं मारक क्षमता से पूर्ण संतुष्ट नहीं थे। उनका विचार था कि भविष्य में हल्के एवं तीव्र गति वाले टैंकों के प्रयोग से एक नई सामरिकी का विकास होगा। फुलर के विचार से यंत्रीकृत कवचधारी सेना अपनी विशेषताओं के कारण परंपरागत पैदल एवं घुड़सवार सेना की तुलना में महत्वपूर्ण भूमिका अदा कर सकती है। मित्रों अब आगे हम अगले भाग में बनाएंगे। उम्मीद करते हैं चैप्टर आपको जरूर समझ में आया होगा। ये जो है चूँकि जनरल फुलर का है, जो कि टैंक युद्ध कला या कवचित युद्ध कला से संबंधित विचारक माने जाते हैं। ठीक है, टैंकों पर इन्होंने अपने विचार व्यक्त किया, हालांकि इन्होंने जल्दी ही संन्यास ले लिया था युद्ध से, नौकरी से अपने। उसके बाद किताबें लिखना शुरू किया, अपने दिमाग का जो है पूरा इस्तेमाल उन किताबों में किया। इनको अपने जीवन में जो है अपने सिद्धांतों का पालन करने का पूर्णतया मौका, फील्ड वर्क यानी अपने ही सिद्धांतों का इन्हें जो है प्रैक्टिकल करने का मौका इन्हें नहीं मिला। लेकिन फिर भी इनके विचारों को, जैसे कहते हैं ना कि जहाँ पर जो है ये पैदा हुए थे वहाँ पर अपने बड़े बड़े दिग्गज रहे होंगे, अपने विचारों को ज़्यादा महत्व देते रहे होंगे, इसीलिए इनके विचारों को अधिक महत्व नहीं दिए। इसी तरह ये भी उपेक्षित रहे, उसी तरह लिटिल हार्ट भी बेचारे उपेक्षित रहे। वो तो चूंकि छोटे पद पर थे, कैप्टन के पद पर, इसलिए उपेक्षित रहे। अब कोई कैप्टन की बात कोई जनरल माने, उसके अपमान की बात होती है, होता, इसीलिए जो है लिटिल हार्ट के विचारों को भी वहाँ पर शुरुआत में नहीं माना गया। जबकि उन्हीं सिद्धांतों, इन्हीं फुलर और उनके सिद्धांतों को द्वितीय विश्व युद्ध में क्या बोलते हैं, इसने जर्मनी जो और ये सोवियत संघ जैसे राष्ट्रों ने पसंद किया। अब ब्रिटिशकृत समरतंत्र जो कि देखा जाए तो लिटिल हार्ट की देन थी, हालांकि अगले चैप्टर में हम लोग उसको पढ़ेंगे जो है। ठीक है, तो यहाँ पर हम आपको यही कहेंगे कि खास करके फुलर को देखने के बाद लगा ना कि इन्होंने दिमाग से इन्होंने सिद्धांत तो अच्छा दिया, लेकिन फील्ड वर्क में यानी ज़मीन पर उसको प्रैक्टिकल या प्रयोग करने का मौका इन्हें नहीं मिल पाया। लेकिन आने वाले समय में आने वाले जनरलों ने उन्हीं सिद्धांतों को अपनाकर सफलता प्राप्त की। तो उम्मीद करते हैं चैप्टर भी आपको समझ में आया होगा। ठीक है, नहीं आता है तो आप लोग कमेंट करिएगा, फिर देखेंगे जो है कहाँ पे क्या समझ में नहीं है। ठीक है, चलिए बाकी पढ़िए लिखिए, मस्त रहिए, खुश रहिए। मित्रों एक बार फिर से लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दिया कीजिए।